कि हेलो देखिए ऐसा है, चैप्टर नंबर जो 11 है, नंबर 11 में महात्मा गांधी के तहत राष्ट्रीय आंदोलन। अगर महात्मा गांधी के तहत अगर राष्ट्रीय आंदोलनों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, वैसे भी आप लोगों को महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारा मालूम होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। दूसरा एक चीज़ आता है कि हम पहले शब्दों की चर्चा करते हैं। जैसे आता है राष्ट्रीय और आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, पहले हमें यही समझना चाहिए। जब हम उनके महात्मा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए राष्ट्रीय क्या होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय का मतलब क्या, राष्ट्र से ही रिलेटेड होता है। जब भी आता है कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब राष्ट्र से रिलेटेड है। राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई निश्चित ज़मीन हो। ठीक है, जिसका कोई निश्चित भूभाग होता है या भौगोलिक स्थिति होती है, उसकी एक जनसंख्या हो, एक पॉपुलेशन होती है। ठीक है, और उसकी जनसंख्या होगी और एक निश्चित भूभाग होगा और उसकी एक सरकार होगी और उसकी संप्रभुता होगी और उसकी संस्कृति होती है। तो अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो कहीं न कहीं आप उसे क्या कह सकते हैं, राष्ट्र कह सकते हैं। ठीक है, एक राष्ट्र की कल्पना कही जा सकती है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे एक निश्चित भूभाग होगा। ठीक है, जैसे हमारा देश है तो हमारे देश का भी क्या, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे राज्य से ही राष्ट्र बना है। ठीक है, तो अगर हम राष्ट्र में क्या आ जाता है, राष्ट्र में संस्कृति आ जाती है। ठीक है, तो राष्ट्र का मतलब होता है जब सबकी संस्कृति एक जैसी हो। ठीक है, तो जैसे हम राज्य और राष्ट्र में थोड़ा सा फर्क आता है। तो राज्य में क्या होता है, देखो राज्य जब देखोगे तो राज्य का मतलब क्या हो जाता है, एक उसके निश्चित भूभाग होता है, जनसंख्या होती है और उसकी एक अगर हम बोलें संप्रभुता होती है और उसकी एक सरकार होती है, हम इसको राज्य कह सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्र बोलेंगे तो इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, उसकी अपनी क्या होती है, एक संस्कृति होती है। यानी क्या कह सकते हैं कि उसकी क्या होगी, अपनी एक संस्कृति होती है। तब उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसको क्या बोलोगे आप, राष्ट्र कह सकते हो। तो राष्ट्र। अगला शब्द आता है इसमें आंदोलन। ठीक है, तो अगले अगर हम शब्द की चर्चा करें तो आंदोलन क्या होता है। देखो आंदोलन का मतलब होता है कि जब किसी बड़े उद्देश्य के जब किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलाया गया जन आंदोलन, यानी बहुत लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन, जिसमें जाति से धर्म से उठकर, जिसमें जाति धर्म और पंथ और मजहब, जो जाति और धर्म है या जो अन्य पंथ और मजहब है उनसे उठकर जो चलाए जाते हैं आंदोलन, हम उसको क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हो उनको आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन क्या होता है कि जब अपनी जाति धर्म पंथ मजहब से उठकर लोग और कहीं कहीं अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर ना तो जाति रहती है। देखो कोई भी आंदोलन, महात्मा गांधी के तहत अगर हम राष्ट्रीय आंदोलनों को देखेंगे और कहीं न कहीं अगर मैं फोकस करके आज मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी के बारे में कई सारी चीज़ें देखेंगे, तो उसमें कहीं न कहीं सबसे पहले हम जब राष्ट्रीय और आंदोलनों को देखते हैं तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया कि जिसकी भी कोई एक निश्चित क्या है, भूभाग है। भूभाग का मतलब होता है उसकी भौगोलिक ज्योग्राफी है। ठीक है, यानी भौगोलिक स्थिति है उसकी। फिर हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति होती है, फिर उसका क्या होती है कि एक प्रकार से उसकी एक जनसंख्या होगी, जनसंख्या उसकी सरकार होती है और कहीं कहीं उसकी संप्रभुता होगी। और इसमें एक चीज़ जो चीज़ ऐड हो जाती है उसमें क्या हो जाता है, राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र की एक क्या होगी, अपनी संस्कृति, तो हम उसको क्या कहेंगे, राष्ट्र बोल सकते हैं। राष्ट्र से ही बना है राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्र से ही क्या बना है, राष्ट्रीयता बनी है। और आंदोलन का मतलब क्या होता है कि जब एक बड़ी संख्या में लोग आकर के अपने अधिकारों के लिए और कहीं कि अपने हितों के लिए एकजुट होकर के कहीं कहीं हड़ताल करते हैं या धरना देते हैं, या एकजुट होकर के अपनी मांगों के लेकर के कहीं कहीं आंदोलन, यानी जब जाति धर्म पंथ और मजहब से, ठीक है, जब जाति धर्म पंथ और मजहब से ऊपर उठकर है। हाँ देखो राज्य तो सबको पता होगा, मैंने कई बार आपको बता रखा है कि राज्य में 4 ही चीज़ें थे, लेकिन राष्ट्र जब होता है तो उसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, संस्कृति। यानी कहीं कहीं उसमें क्या एक संस्कृति ऐड हो जाएगी तो आप उसे राष्ट्र कह सकते हैं। आंदोलनों को कहीं कहीं देखते हैं कि आंदोलन कहीं कहीं जब होता है जाति धर्म पंथ मजहब इन चीज़ों से उठ करके जब किया जाता है, उसमें ना तो जाति देखी जाती, ना तो धर्म देखा जाता, ना तो मजहब देखा जाता, ना तो पंथ देखा जाता है। यानी इन सब चीज़ों से उठ के जब एक सामूहिक रूप से कहीं कहीं आंदोलन, देखो क्या होता इस देश में, थोड़ा समय शुरू से चलोगे पीछे, देखो 1857 की क्रांति होती है।
ठीक है। 1600 में यहाँ पर आती है एक कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 से लेकर के, ठीक है ध्यान सुना, 1600 में आती है और 1600 से लेकर के 1757 तक, यानी इन 100 वर्षों में क्या करती है, 1600 से लेकर के 1600 से अगर देखोगे तो 1600 से लेकर के 1757 तक, यानी प्लासी तक जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वह मात्र और मात्र क्या थी, एक व्यापारिक कंपनी थी। क्या थी वह, मात्र और मात्र क्या थी, एक व्यापारिक कंपनी थी। मात्र और मात्र क्या करते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन क्या होता है, जब 1757 में प्लासी होती है और 1764 में बक्सर होता है, यानी प्लासी का युद्ध और बक्सर की लड़ाई, इन दोनों के बाद जो वही कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या बन जाती है, एक जो कहीं न कहीं क्या थी, व्यापारिक कंपनी से क्या हो जाती है, वो एक राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। क्या, वो एक व्यापारिक कंपनी से क्या हो गई कि वो एक राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है और धीरे धीरे यहाँ पर वो एक कंपनी से क्या हो जाती है कि यहाँ पर एक प्रकार से पॉलिटिकल पावर गेन कर लेती है। यानी 1600 से लेकर के, ध्यान देना, 1600 से लेकर के 1757 तक, प्लासी तक ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी मात्र और मात्र व्यापारिक कंपनी थी, वह व्यापार ही करती थी। लेकिन 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर, इन दोनों लड़ाइयों को, या कह सकते हैं कि इन दोनों लड़ाइयों को जीतने के बाद वही व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन जाती है, राजनैतिक रूप से, यानी पॉलिटिकल पावर गेन कर लेती है। यानी जो पहले ट्रेड कर रही थी कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी आगे चल करके क्या बन जाती है, पॉलिटिकल पावर बन जाती है, राजनीतिक सत्ता को कहीं कहीं उसने प्राप्त कर लिया। और जब ये राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करी, यानी 1757 से लेकर के, ध्यान से सुना, 1757 में प्लासी जीता और प्लासी से क्या बन गई, एक राजनीतिक कंपनी बन गई। यानी उसको क्या मिल गई, वो कहीं कहीं अगर देखोगे तो लगान की वसूली करने लगे। तो लगान की जब वसूली होने लग जाती है कि 1757 से लेकर के 1857, यानी 100 वर्षों के शासनकाल में, यानी वही ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1757 यानी बक्सर जीतने के बाद और 1857 की क्रांति होने तक, यानी इन 100 वर्षों में अगर आप देखोगे, इन 100 वर्षों में जितने भी काम होते हैं, अगर हम 100 वर्षों में देखें, 1757 बक्सर प्लासी से लेकर के और 1857, यानी इन 100 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीयों पर अत्याचार करती है, चाहे वो किसानों पर करेगी, चाहे वो मजदूरों पर करेगी, चाहे वो हमारी देसी रियासतों पर करेगी, इन सब का रिएक्शन क्या होता है, इन सब का रिएक्शन क्या निकलता है, 1857 की क्रांति होती है। आप क्या कह सकते हैं, 1857 की क्रांति क्या है कि अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर के 1857 तक इस देश के लोगों पर जो अत्याचार किया, उसका कहीं न कहीं क्या था, एक प्रकार की प्रतिक्रिया है 1857 की क्रांति है। यानी 100 वर्षों में उन्होंने जो भारतीय लोगों पर, यानी भारतीय चाहे किसान थे, चाहे मजदूर थे, या कोई भी वर्ग रहा होगा, चाहे आदिवासी थे, किसान थे, मजदूर था, या हम किसी भी वर्ग को देखेंगे, चाहे हमारी देसी रियासतें थी, यानी जिस प्रकार से देखोगे कि परत दर परत, या कह सकते स्टेप बाय स्टेप, जैसे देखोगे कि उन्होंने देखोगे कि 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया और 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया। 1799 में कह सकते हो कि उन्होंने मैसूर को अपने अंडर में ले लिया। यानी जिस प्रकार से वो धीरे धीरे हर एक देसी रियासत को और कहीं न कहीं वो प्रांतों को धीरे धीरे जीतते जा रहे थे, उस इन 100 वर्षों में, यानी 1757 से लेकर के 1857 की क्रांति तक, इन 100 वर्षों में अंग्रेजों नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अत्याचार किए, उसका कहीं न कहीं एक रिएक्शन भारतीय लोगों का गुस्सा था, और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि रिएक्शन था जो 1857 की क्रांति में बहुत लोगों ने उसे सैनिक विद्रोह देखा। यानी कहीं न कहीं सैनिकों पर भी हत्या। इस चीज़ को भी मैंने कई बार बताया है कि जैसे आप अवध का एग्जाम्पल मैं लेकर के बताता हूँ, जैसे मंगल पांडे का है, अवध से आते हैं, और अवध में मैंने आपको बताया था कि अवध के जो नवाब थे, ठीक है, अवध के नवाब पर कहीं न कहीं कुशासन के आरोप लगा करके, अवध के नवाब पर कुशासन के आरोप लगा करके, अवध के नवाब पर कुशासन के आरोप लगा करके अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया गया था। तो कहीं न कहीं मंगल पांडे, जैसे मंगल पांडे भी और से अवध से ही आते थे, तो मंगल पांडे जो 1857 की क्रांति में देखेंगे एक सैनिक विद्रोह करते हैं मंगल पांडे, उसका रीजन ये नहीं था कि सैनिकों के साथ अत्याचार हो, बल्कि वो कहीं न कहीं अवध का गुस्सा भी था। इसको भी कह सकते हो, एक प्रकार से मंगल पांडे को कह सकते हो कि ये किसानों के रूप में, या कह सकते हो कि अवध में जो अंग्रेजों
अंग्रेजों का अत्याचार था। और जिस प्रकार से वाजिद अली शाह पर, अवध के नवाब कौन है, वाजिद अली शाह, जिनकी आप बेगम हजरत महल को देखा होगा 1857 की क्रांति में, और कहीं न कहीं से लखनऊ से आंदोलन का नेतृत्व करती, तो कहीं न कहीं एक कारण भी बन रहे थे। तो कहीं न कहीं मंगल पांडे या कोई भी सैनिक होगा, सिर्फ ये नहीं था कि सैनिकों पर अत्याचार होता है इसलिए मंगल पांडे ने जाकर के वहां गोली दाग दी, इसका मतलब ही नहीं, बल्कि अन्य भी कारण थे। जिस प्रकार के अवध के लोगों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए, वो मंगल पांडे के रूप में कह सकते हो या अन्य लोगों के रूप में, कहीं कहीं वो सारे अत्याचार, कहीं जैसे झांसी की रानी है, तो कहीं कहीं उसमें जितने भी लोग 1857 की क्रांति में कूदे, सबके अलग अलग रीजन हैं। और कह सकते हो जब लिखने को आएगा तो आप इतना लिखा करो, समझने के लिए बहुत बेहतर। 1757 से लेकर के, प्लासी से लेकर के, यानी 1757 से लेकर के 1857 तक अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर जो अत्याचार किए, उनका कहीं न कहीं क्या था, एक प्रकार का रिफ्लेक्शन था, यानी कहीं कहीं उनकी प्रतिक्रिया यहाँ पर निकलती है, जो हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिला। और 1857 की क्रांति में क्या होता है कि वहाँ से क्या होता है कि एक सत्ता में परिवर्तन होगा। क्या होगा? सत्ता परिवर्तित होगी, यानी अब कंपनी की जगह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में, यानी भारत का पूरा शासन आ जाएगा। तो देखो 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति में एक प्रकार से कह सकते हो राष्ट्रीयता, यानी राष्ट्रवाद का उदय होगा। देखो भारत में जब राष्ट्रवाद का उदय 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय होगा, ध्यान देना, राष्ट्रवाद का उदय और सांप्रदायिकता, दो चीजें जो साथ साथ चलेंगी, ठीक है। अगर देखोगे राष्ट्रवाद का शुरू में देखो 1857 की क्रांति हुई, भारत में राष्ट्रवादी, यानी राष्ट्रवादी छवि बनेगी, और कहीं कहीं आगे धीरे धीरे जब 1850 में 1857 की क्रांति, 57 में क्रांति हो गई, और 1885 में यानी 85 में क्या बन गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में देखो इस देश में जितने भी आंदोलन, 1885 में जब कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही क्या होते हैं, इस देश में सारे आंदोलन होने लग जाते हैं। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस के अंतर्गत क्या होते हैं, सारे आंदोलन कहीं कहीं स्टार्टिंग होते, 85 से लेकर के, ध्यान देना, 85 से लेकर के 1916-17 तक, कह सकती चंपारण तक, मैं बोलूँगा कि कहीं कहीं अगर असहयोग आंदोलन तक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक कह लो, कि वहाँ तक जितने भी आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों को कौन लीड करता था इस देश में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लीड करती थी। यानी 1885 में जब भारत में राष्ट्रवाद की लहर चली, ध्यान सुना, 1885 में जब भारत में राष्ट्रवाद की लहर चली, इसी के साथ साथ सांप्रदायिकता भी साथ साथ चल रही थी। सांप्रदायिकता का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवाद, कहीं कहीं राष्ट्रवादी क्रांति होती है और राष्ट्रवाद चलता, और उसी के साथ क्या, सांप्रदायिकता भी चलती। सांप्रदायिकता का मतलब होता भाई हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे से बांटना, या उसमें कहीं कहीं फूट डालने की ये जो पूरी प्रक्रिया थी, उसको कहा जाता कि सांप्रदायिकता, ठीक है। तो कहीं के सांप्रदायिकता की भी कहीं के इस देश में चली, अंग्रेजों के द्वारा, ये कह सकते हो सांप्रदायिकता का नेतृत्व कौन करता था, मोहम्मद अली जिन्ना, और कहीं के राष्ट्रवादी जो कहे थे वो कहीं के महात्मा गांधी के अंतर्गत कहीं कहीं था, ठीक है। तो कहीं कहीं कह सकते हो कि सांप्रदायिकता भी और कहीं कहीं राष्ट्रवाद दोनों पैरेलल में ही चल रहे थे, या दोनों साथ ही चल रहे थे, और कहीं कहीं ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और देखो 1885 से क्या होते हैं, इस देश में राष्ट्रीय आंदोलन, या कह सकते हो आंदोलन खड़े होते, वो भी कहीं कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में, क्योंकि उससे पहले कोई संगठन नहीं था, उससे पहले कोई संगठन नहीं था। 1885 में भारत के लोगों ने क्या बनाया, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन होता है, और उसी के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी आंदोलन इस देश में, आंदोलन की कहीं कहीं मूवमेंट चलते, जितने भी मूवमेंट चले 1885 से लेकर के 1917, 16, 17 तक आप कह सकते हो कि सारे मूवमेंट कांग्रेस से चले। धीरे धीरे क्या होता है, कांग्रेस में भी दो फाड़ हो जाएगी, नरम दल और गरम दल बन जाएंगे। कांग्रेस भी क्या दो भागों में विभाजित हो जाती है। 1907 में कांग्रेस भी दो फाड़ हो जाती है, उसमें भी नरम दल और गरम दल बन जाएंगे, यानी कांग्रेस में भी क्या होते, डिवीजन हो जाता है। कांग्रेस में भी क्या हो गया, डिवीजन हो गया, उसमें भी नरम दल और गरम दल बन। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे क्या होता है कि आगे आंदोलन का नेतृत्व जो 1885 से कांग्रेस आंदोलन को नेतृत्व करेगी, धीरे धीरे 1917 या 1918 कहोगे, 1920 से लेकर के
जितने भी आंदोलन हो गए 1919 या 1917 से जितने भी आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों का नेतृत्व अब धीरे धीरे किसके हाथों में चला जाता है? जो आंदोलनों का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती थी, अब उन आंदोलनों का नेतृत्व कौन करेगा? महात्मा गांधी के हाथों में चला जाएगा। ठीक है, यानी अगर कहोगे कि आंदोलन का नेतृत्व कौन करता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती थी। अब आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? महात्मा गांधी करने लगे, क्योंकि महात्मा गांधी कब आते हैं? 15 जनवरी 1915 को आते हैं। जब 15 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आते हैं, तो महात्मा गांधी लगभग 1 या 1.5 वर्षों तक क्या पूरी तरीके से शांत रहते हैं, कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि जब वो चंपारण सत्याग्रह होता है और खेड़ा सत्याग्रह होता है और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल होती, इन 3 छोटे आंदोलनों या कह सकते हो कि कह सकते हो स्थानीय आंदोलनों के जरिए कहीं कहीं महात्मा गांधी इस देश को देखते हैं और कहीं के 1920 या 1921 में जाकर के एक इस देश में बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा होता है, जिसको आप असहयोग आंदोलन के नाम से मैंने आपको बता भी रखा। तो क्या होता, धीरे धीरे शिफ्टिंग क्या हो जाती, पहले जितने भी आंदोलन हुए वो उन आंदोलनों का नेतृत्व कौन करता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती थी। धीरे धीरे देखो, जब तक कांग्रेस नहीं बनी थी तब तक इस देश में जितने भी आंदोलन हैं उनकी ना तो कोई दिशा रहती थी, ना तो उनकी कोई नीति रहती थी, यानी वो दिशाहीन आंदोलन होते थे। यानी जैसे 1857 की क्रांति है, पूरी तरह से दिशाहीन क्रांति है, उसमें कोई अपना कर रहा, कोई अपना कर रहा, कोई अपना। लेकिन क्या 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, तो कहीं न कहीं जितने भी आंदोलन होते वो कहीं न कहीं कांग्रेस के द्वारा आंदोलनों का कांग्रेस उनको कहीं कहीं नेतृत्व करती है और धीरे धीरे उन आंदोलनों का नेतृत्व किसके हाथों में चला जाता है? महात्मा गांधी का अंदर में चला जाता। और ध्यान देना, 1915 से लेकर के और कहीं कहीं 1917-18 से कह लो, 1917 से 18 से लेकर के 1948, जब तक महात्मा गांधी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उस दौर को क्या बोलता है? गांधीवादी चरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गांधीवादी चरण बोला जाता है। महात्मा गांधी का कहीं कहीं दौर चलता है और कहीं कहीं भारतीय राजनीति पर कहीं कहीं महात्मा गांधी क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से छा जाते हैं। यानी कहीं कहीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहीं कहीं आंदोलनों का नेतृत्व करती है और कांग्रेस फिर भी बनी रहेगी और कहीं कहीं महात्मा गांधी, आप कह सकते हो कि जो कांग्रेस का नेता था महात्मा गांधी, वो कहीं के कांग्रेस से भी बड़े हो जाते हैं। यानी कांग्रेस का जो गठन होता 1885 में हुआ, वो आंदोलनों का नेतृत्व कांग्रेस करती थी। धीरे धीरे सभी आंदोलनों का नेतृत्व कौन करने लग गया? महात्मा गांधी करने लग गए। और महात्मा गांधी इस देश में क्या होता? एक बहुत बड़े राजनेता कह सकते हो कि कहीं कहीं एक बहुत बड़े लीडर के रूप में कहीं कहीं इस देश में उभर करके सामने आते हैं। यानी कहीं कहीं जिन आंदोलनों का नेतृत्व 1885 में कांग्रेस करने लग गई थी, 1857 की क्रांति के बाद 1885 में कांग्रेस में नहीं, उन आंदोलनों का नेतृत्व अब कौन करने लग गया? कहीं कहीं महात्मा गांधी करने लग गए। और महात्मा गांधी क्या होता? महात्मा गांधी की जो कह सकते हो शख्सियत है, या कह सकते हो कि उनकी जो कहीं कहीं एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं उनकी छवि बहुत बड़ी बन जाती है इस देश में। ठीक है, महात्मा गांधी की जो छवि थी वो कहीं कहीं क्या होगी? उनकी छवि बहुत बड़ी बन जाएगी, यानी एक बड़ी छवि बन जाती है। और कहीं कहीं महात्मा गांधी जो होते हैं एक प्रकार से एक बड़े नेता, या कह सकते हो कि एक बड़े लीडर के रूप में कहीं कहीं इस देश में उभर करके हमारे सामने आएंगे। महात्मा गांधी जो थे वो कहीं कहीं एक बड़े नेता और एक कह सकते हो कि बड़े लीडर के रूप में कहीं कहीं हमारे सामने उभर करके आते हैं। और कहीं कहीं यहीं से महात्मा गांधी क्या होंगे? एक प्रकार से क्या होंगे? उनकी महात्मा गांधी पूरी तरह से कहीं कहीं उभर के आएंगे। और कहीं कहीं उसी प्रकार से आप देखोगे कि महात्मा गांधी एक बड़े राजनेता के रूप में, और कहीं के एक चीज़ महात्मा गांधी में आपने एक धार्मिक प्रवृत्ति भी महात्मा गांधी बहुत थी। क्या थी? धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति थे। ठीक है, तो हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा कहीं कहीं महात्मा गांधी पर किन किन चीज़ों का कहीं कहीं प्रभाव पड़ता है और किन किन चीज़ों कहीं कहीं हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। उन चीज़ों का भी कहीं कहीं हम अध्ययन मैं आपको बताऊंगा कि देखेंगे कि एक प्रकार से किस प्रकार से उन पर चीज़ों का कहीं कहीं प्रभाव पड़ा और कहीं कहीं बाकी चीज़ें जिस प्रकार हमने महात्मा गांधी की। गुड इवनिंग जी। ठीक है, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो कहीं कहीं वहाँ पर अगर देखोगे तो अगर उनके जीवन में अगर कई सारी चीज़ों को अगर मैं देखूंगा, देखो मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी के द्वारा ऐसी बहुत सारी
किताबें भी बहुत सारी लिखी गई। आपने देखा होगा ना, महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारी किताबों का संपादन किया गया है। किताबें उन्होंने बहुत सारी बुकें लिख रखी हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जैसे महात्मा गांधी की अगर आप देखोगे कि कई सारे किताबों का नेतृत्व, कई सारी नीतियाँ या महात्मा गांधी के बहुत सारे देखो महात्मा गांधी की अगर हम देखेंगे कि अगर मैं कुछ समाचार पत्रों की बारे में अगर देखोगे तो महात्मा गांधी ने कौन कौन से समाचार पत्र चलाए थे। जैसे उन्होंने एक चलाया था यंग इंडिया का नाम सुना होगा, यंग इंडिया है, हरिजन के नाम से उन्होंने कई सारे समाचार पत्र चलाए। महात्मा गांधी की अगर देखोगे तो उन्होंने हरिजन समाचार पत्रों की मैं पहले चर्चा कर रहा था, फिर किताबों पर आएंगे। देखो समाचार पत्र न्यूज़पेपर उन्होंने कौन कौन से चलाए, उन्होंने नवजीवन समाचार चलाया, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और हरिजन, ये 3 समाचार पत्र उनके आते हैं, ठीक है। ये इनके क्या हैं, 3 समाचार पत्र हैं, ठीक है। तो ये इनके कहीं कहीं समाचार पत्र हैं। ये समाचार पत्रों में भी कहीं कहीं वो आप उन समाचार पत्रों में देखोगे, ठीक है। तो उन्होंने कई प्रकार के समाचार पत्र चलाए हैं, ठीक है। तो उन्होंने समाचार जैसे यंग इंडिया है, यंग इंडिया भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया समाचार पत्र था। अब महात्मा गांधी की अगर हम कुछ किताबों की अगर मैं चर्चा करूं तो उनके कुछ किताबें हैं। देखो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की लिखी किताब है। मेरे सत्य के प्रयोग मातृठ जो आपने देखा होगा, ये सर्वप्रथम गुजराती में लिखी गई थी। शांति और युद्ध और अहिंसा ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई किताब है। नैतिक धर्म और सत्याग्रह ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई किताब है। ये महात्मा गांधी ने इन बुकों को लिख रखा है। ये भी कहीं के जो किताबें हैं महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई क्या बुकें हैं। ये भी क्या महात्मा गांधी ने इन बुकों को क्या कर रखा था, इन किताबों को या इन बुकों को किसने लिख रखा, महात्मा गांधी के द्वारा ही ये जो बुकें हैं या जो किताबें हैं उनके द्वारा ही कहीं के क्या की गई है, लिखी गई हैं। महात्मा गांधी ने इन किताबों को लिख रखा है, ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ चीज़ों को आपको पता, महात्मा गांधी के बारे में अगर और मैं देखो कुछ और चीज़ें बता दूं। देखो गांधी आते हैं, एक आदमी आता है और कहीं के भारत में कैसे छा जाता है। यानी यहाँ पर महात्मा गांधी की अगर आप चर्चा करोगे तो महात्मा गांधी के 1915 में आते हैं दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने बहुत सारे काम करे, भारत के लोग उनको जानते भी नहीं थे इतना बहुत ज़्यादा। लेकिन जब उनको मैंने शायद आपको वीडियो में जब मैंने आपको असहयोग आंदोलन बताया था, असहयोग आंदोलन में मैंने इस चीज़ को आपको बताया था या आपसे आपको मैंने बताया था कि जब इस यहाँ पर आते हैं तो जिस प्रकार से उन्हें केसर हिंद की उपाधि मिलती है और जिस प्रकार से वो कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हमें अंग्रेजों का सपोर्ट देना, अंग्रेज इससे बहुत खुश होते हैं और उनको केसर हिंद की उपाधि देते हैं। केसर हिंद की उपाधि जब उनको मिलती है तो महात्मा गांधी कहीं कहीं इस देश में क्या होता है कि एक प्रकार से एक बड़े लीडर के रूप में कहीं रातों रात कह सकते हो कि उनकी छवि जो होती है वो चमक जाती है, ठीक है। उनकी छवि में एक बड़ा बदलाव आता है और कहीं कहीं उनकी छवि क्या होती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर बढ़ जाएगी, उनकी छवि एक बन जाती है एक। और दूसरा क्या होता है कि महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन से पहले उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया जिसको बिहार में आपने सुना होगा। बिहार जब जाते हैं और वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो जब वहाँ पर देखो चंपारण में जब करते हैं चंपारण सत्याग्रह, देखो तीनों जो शुरू के जो महात्मा गांधी के आंदोलन चाहे चंपारण सत्याग्रह है, चाहे खेड़ा सत्याग्रह था, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल है, इन तीनों जो आंदोलन कहीं कहीं महात्मा गांधी के जो तीनों आंदोलन थे कहीं कहीं सफल होते हैं और कहीं कहीं सफलता मिलती और कहीं कहीं भारतीय जनमानस में महात्मा गांधी एक प्रकार के कह सकते हो कि एक प्रकार से लीडर के रूप में उभर के आते हैं। इन 3 कह सकते हो स्थानीय आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी एक प्रकार से कहीं कहीं लीडर के रूप में कहीं कहीं उभर के हमारे सामने आते हैं। इन 3 आंदोलन उन्होंने किया और कहीं कहीं एक लीडर के तौर पर कहीं कहीं उभर के आते हैं। और कहीं कहीं इसके बाद महात्मा गांधी इस देश में बड़ा आंदोलन करते हैं जिसे आप असहयोग आंदोलन के नाम से या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से, या लास्ट में उन्होंने जो किया था भारत छोड़ो आंदोलन। ये देखो शुरू में उन्होंने जो आंदोलन किए वो आंदोलन क्या होते हैं, उनके सफल होते हैं और कहीं न कहीं इस देश में उनकी पॉपुलैरिटी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। यानी महात्मा गांधी की जो पॉपुलैरिटी होती है वो कहीं न कहीं क्या होती है कि महात्मा गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों की और चर्चा करूँ, जैसे उन्होंने महात्मा गांधी की मैंने बोला था कि उनमें कई सारी चीज़ों को हम देखें। देखो महात्मा गांधी की अगर देखोगे उन पर कई सारी चीज़ों को प्रभाव पड़े। एक तो उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा भगवत गीता का। दूसरा क्या है एक चीज़ देखो, महात्मा गांधी एक धार्मिक व्यक्ति भी,
खुद भी महात्मा गांधी कहते थे कि मेरा धर्म से एक बड़ा जुड़ाव है। यानी महात्मा गांधी खुद क्या मानते थे, खुद को बहुत ज़्यादा क्या धार्मिक व्यक्ति मानते थे। क्या मानते थे? धार्मिक व्यक्ति, या उनकी अब खुद को धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कौन कहीं मानते थे। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति भी थी, यानी खुद को कहते थे मैंने राजनीति का चोला पहन रखा है लेकिन मैं क्या हूँ, एक धार्मिक व्यक्ति। यानी वो धर्म को और राजनीति को एक दूसरे का पूरक मानते थे। ठीक है, क्या मानते थे? महात्मा गांधी पर गीता का प्रभाव पड़ा है, उपनिषदों का प्रभाव पड़ा, गीता का प्रभाव पड़ा, उपनिषदों का प्रभाव पड़ा। ठीक है, और देखोगे अगला देखो, उन्होंने अन्य भी कई सारी चीज़ें उनका प्रभाव पड़ा। तो कई सारी चीज़ों का उपनिषद जो उन्होंने जो बोला था कि बौद्ध ग्रंथों का प्रभाव पड़ा है, जैन ग्रंथों का प्रभाव, यानी महात्मा गांधी पर भारतीय ग्रंथों का एक कह सकते हो कि बड़ा भारी प्रभाव था, और विदेशी चीज़ों का भी उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ईसा मसीह की शिक्षाओं से एक चीज़ आपने सुनी, महात्मा गांधी ने एक सेंटेंस बोला है कि कोई एक आपके गाल पर थप्पड़ मारता है तो हमें दूसरा भी गाल कर देना चाहिए। ये पता है कहाँ से लिया गया? ये अगर बोलोगे तो ईसा मसीह की शिक्षाओं से लिया गया है। विदेशी ग्रंथों से जो उन्होंने सीखा है वो ईसा मसीह की शिक्षा है कि कोई अगर आपके गाल पर एक थप्पड़ मारता है तो कहीं कि आपको दूसरा भी कर देना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने जो शिक्षा ली है कहाँ से ली है? ईसा मसीह के द्वारा शिक्षा ली, विदेशी ग्रंथों से। बुराई को अच्छाई से जीतना, यानी बुराई को क्या कर सकते हो आप, अच्छाई से जीत सकते हो। एक महात्मा गांधी ने किससे सीखा है? ईसा मसीह की शिक्षाओं से कहीं कहीं उन्होंने इसको सीखा है। ईसा मसीह की शिक्षाओं से कहीं कहीं इसको लिया गया है। ईसा मसीह की अगर आप शिक्षाओं को देखेंगे तो उनके द्वारा कहीं कहीं क्या किया गया है, इनको लिया गया है। ईसा मसीह की जो शिक्षाएं थी उसके द्वारा कहीं कहीं इनको लिया गया। ईसा मसीह की जो शिक्षाएं हैं उससे उनके द्वारा कहीं कहीं इसको क्या किया गया है, उनको लिया गया था। ईसा मसीह की जो शिक्षाएं हैं उनके द्वारा क्या किया गया था, इनको लिया गया है। हेलो, ठीक है, माइक इसका खुला, एक बार बंद कर लीजिएगा। ठीक है, जिसका भी माइक खुला होगा एक बार बंद कर लीजिए। देखिए, तो अगर वहाँ पर देखोगे तो उन्होंने कई सारे, जैसे मैंने ईसा मसीह से कई सारी उन्होंने चीज़ें सीख रखी, तो ईसा मसीह से उन्होंने कई सारी चीज़ें की। इस्लाम से भी उन्होंने कई सारी शिक्षाओं को लिया है। अगर इस्लाम की अगर हम चर्चा करें, इस्लाम से भी उन्होंने कई सारी चीज़ों को सीखा है। जिस प्रकार से हम बात करेंगे तो उन्होंने कई सारे ग्रंथों से, किताबों, जैसे मैंने बताया कि गीता से उन्होंने सीखा है, उपनिषदों से सीखा है, और कई गीता हो गया, उपनिषद हो गया। भारतीय जो विदेशी स्रोत थे उन विदेशी स्रोतों का, जैसे मैंने ईसा मसीह का बताया है, दो अपने शत्रु को प्यार करना चाहिए। यानी महात्मा गांधी, कौन बोलता? महात्मा गांधी बोलते हैं कि अपने शत्रु से भी प्यार करना चाहिए। घृणा करने वाले को हम कहीं 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 के प्यार के द्वारा जीत सकते हैं। जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे उसके लिए भी हमें क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे रोटी और पानी देना चाहिए। यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे पानी और रोटी भी देनी चाहिए। अहिंसक प्रतिरोध की प्रेरणा कहीं कहीं उन्होंने कहीं कहीं ली है अपने शत्रु के प्यार। ये कहीं कहीं सारी महात्मा गांधी की अगर हम शिक्षाओं को देखें तो कहीं कहीं ये सारी शिक्षाएं उनमें कहीं कहीं थी। जीवन में शारीरिक श्रम को भी कहीं कहीं आदर देते थे। एक चीज़ देखा कि महात्मा गांधी ने एक चीज़ था कि जीवन में अगर देखोगे तो शारीरिक श्रम को भी बहुत ज़्यादा आदर देते। उन्होंने माना था जैसे एक नाई का श्रम है, नाई का जो श्रम है उसको उन्होंने बताया थे वकीलों का जो श्रम होता है। यानी कहीं कहीं श्रम जो था हर व्यक्ति का जो श्रम है, चाहे वो कि मजदूर का श्रम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का श्रम हो, वो कहीं कहीं बराबर का श्रम मानते हैं। तो कहीं कहीं श्रम को भी मानते हैं। और गांधी जी का धार्मिक दृष्टिकोण मानवीय और कहीं कहीं मानवीय था। यानी चारित्रिक बल और आध्यात्मिक बल पर भी कहीं कहीं उन्हें प्रेरणा मिलती है। अगर सिद्धांतों के बारे में चर्चा करोगे तो एक व्यक्ति के हित ही सभी व्यक्तियों के लिए कहीं कहीं समान है। इस प्रकार के कहीं कहीं उन्होंने कई सारी चीज़ों को सीखा है, और कई सारी चीज़ों को या कई सारे स्रोतों से उन्होंने इन चीज़ों को कहीं कहीं सीखने का प्रयास किया। दूसरा जो उनका एक बहुत बेहतर चीज़ थी, सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सत्याग्रह के बारे में भी आपको पता, ये आपको बुक में मिल जाए कि सत्याग्रह क्या होता है। तो थोड़ा सा और भी मैं सत्याग्रह को डिवाइड देखो, बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए गांधी ने एक नया रास्ता अपनाया, वह था सत्याग्रह और सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के प्रति आग्रह।
सत्य के प्रति आग्रह को क्या है बोला है, महात्मा गांधी ने क्या बोला था, इसी को क्या बोला गया था, सत्याग्रह बोला गया था। क्या, सत्य के प्रति आग्रह को क्या ही बोला गया था, इसी को क्या बोला गया, सत्याग्रह बोला गया। यह पद्धति राजनीतिक और संपूर्ण विश्व के लिए एक नवीन देन थी। अपने विरोधियों को आहत न करना, अपने विरोधियों को आहत ना करना, बल्कि स्वयं कष्ट सहते रहना। एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो सत्याग्रह की जो है ये कहीं के जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनय पूर्वक की गई आज्ञा को ना मानना। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, विनय पूर्वक की गई आज्ञा को ना मानना। तो सविनय अवज्ञा जब आंदोलन चल रहा था उसमें क्या चीज़ थी कि अंग्रेज जो थे वो कहीं कहीं भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते। जब सविनय अवज्ञा चलता है और कहीं उसमें जब डांडी मार्च का जब जिक्र होगा उसमें क्या होता था कि अंग्रेज जो थे वो कहीं के भारतीय लोगों पर लाठियों से मारते थे। उनको क्या करते थे, लाठियों से मारते थे और उनकी लाठियों पर क्या लोहा लगा रहता था। यहाँ तक बताया जाता है। इसको कई सारे अंग्रेजों ने या उस टाइम के समाचार पत्रों ने या उस टाइम के कई सारे अखबारों ने इसका कवर किया था। यानी कई सारे अंग्रेजों ने जो विदेशी मीडिया था उसने कवर किया था। इस प्रकार का सत्याग्रह, इस प्रकार का आंदोलन कहीं कहीं उन्होंने पूरे जीवन काल में किसी ने देखा नहीं था। क्योंकि उसमें एक चीज़ क्या हो रही थी कि जब भारतीय लोगों का जैसे पहली लाइन में जो व्यक्ति खड़े होते थे उनको अंग्रेज क्या होते थे, लाठियों से मारते थे। उसमें लोहे की कीलें लगी, उनको लगता था जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते थे तब तक वहाँ खड़े रहते थे। जब वो बेहोश हो जाते थे दूसरी पंक्ति के जो लोग होते थे उनको हटा करके स्वयं आगे आ जाते थे, यानी वो लाठियों की मार खाने के लिए। तो इस प्रकार का, जिस प्रकार का महात्मा गांधी का पूरा अगर आप देखोगे पूरा जो कैरेक्टर रहा और जिस प्रकार से देखो भारतीय राजनीति में अगर देखोगे तो एक प्रकार से जो एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर करके सामने आ जाते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। देखो कोई भी आंदोलन हो, जब आंदोलन अहिंसक होगा तभी आंदोलन को आप लंबे समय तक खींच पाओगे। देखो अगर आप हिंसा का सहारा लेकर के आंदोलन करोगे, जिसके समक्ष आंदोलन करोगे वो कहीं न कहीं आपको हिंसक बता करके कहीं न कहीं आपके आंदोलन को कुचल सकता। मैंने बहुत आचार्य और भी मैंने कई सारे वीडियो में या आपको एक बार क्लास में इसको भी मैंने क्लास लिया उसमें भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कहीं न कहीं भारतीय जो जनता है या जो भारतीय जनमानस वो कहीं न कहीं उसमें भी कहीं न कहीं क्या है, अहिंसक प्रवृत्ति स्वयं ही भरी हुई थी। महात्मा गांधी जो अहिंसा की बातें करते थे, ये नहीं था कि महात्मा गांधी ने कहीं कहीं अहिंसा को इस देश में जन्म दिया, हिंसा ना करना। तो उस प्रकार के वो कहीं कहीं हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में, भारतीय लोगों की परंपरा में, यानी हमारी संस्कृति या हमारे कल्चर का ही प्रयोग था। कहीं कहीं अहिंसक प्रवृत्ति है। देखो किसी के भी माँ बाप होंगे तो कोई थोड़ी कहता अपने बच्चों से कि जा करके हिंसा करना, दूसरे से लड़ाई करना, झगड़े करना। तो कहीं कहीं कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ों में पढ़ना भी नहीं चाहता। ये भी चीज़ें, यानी भारतीय लोग अगर मान लो, अगर आप हिंसक मान लो जैसे किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन चला इस देश में, ठीक है, तो अगर किसान आंदोलन हिंसा का सहारा लेता तो कहीं के सरकार उस आंदोलन को कुचल सकती थी। उस आंदोलन को कुचल करके आंदोलन 2 दिन में समाप्त हो जाता, सरकार उसको कुचल। लेकिन जब वही आंदोलन अहिंसक चला तो कहीं का उस आज भी देखोगे भारत के लोगों में सबके घर में भाई हथियार है, लाठी है, डंडे है, बंदूकें हैं, पिस्तौल है, सबके घर में। लेकिन जब आंदोलन करने की बारी आती है, सब क्या करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह। लेकिन सभी क्या करते हैं, अहिंसक आंदोलन करने की बातें करते हैं। सभी के घरों में क्या है, हथियार है, बंदूकें हैं, रिवॉल्वर है, कई प्रकार की चीज़ें प्रेजेंट टाइम की मैं बता रहा हूँ, सबके चीज़ें सबके पास हैं। लेकिन क्या होगा, जब आंदोलन करने की बारी आएगी तो सभी क्या करते हैं, अहिंसक आंदोलन करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं कहीं महात्मा गांधी के जो विचार हैं उन विचारों को कहीं ऐसे नहीं ढीले ढाले थे, ऐसा नहीं कि अब कोई उन चीज़ों को नकार नहीं सकता। हाँ, आप किसी के सपोर्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। देखो आप एक विद्यार्थी और स्टूडेंट के तौर पर क्या होता है कि आप किसी चीज़, देखो अगर आप किसी चीज़ की खिलाफत करो या नेगेटिव बातें लिख रहे हैं तो आपको उसके एविडेंस या सबूत भी आपके अच्छे खास होने। देखो कभी एक विद्यार्थी के तौर पर ना आप किसी चीज़ की बुराई नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो किसी चीज़ की बुराई नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको पॉजिटिव थिंकिंग ही लिखनी पड़ेगी। और आप किसी, देखो कभी भी किताबों में या कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए आप किसी के खिलाफ नहीं, मान लो कि महात्मा गांधी आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आप उनके साथ सहमत नहीं है, तो आप अगर वहाँ पर असहमति आप जता रहे हैं तो आपको कहीं कहीं संतुलन रखना पड़ेगा, संतुलन रखकर आपको चलना पड़ेगा। इस असंतुलित होकर के नहीं कि आपको सारे नेगेटिव पॉइंट लिख दे, पॉजिटिव पॉइंट आप में, तो कहीं कहीं इस तरह देखो जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो कहीं कहीं वो क्या है,
वो फैसले नहीं कर सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। उसको क्या होगा, संतुलन बना करके चलना होगा। अगर वह किसी की खिलाफत कर रहा है या किसी के विरोध में किसी बात को लिख रहा है, तो आपको वहाँ पर एक चीज़ होगी, आपको संतुलित रखना पड़ेगा। आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो आपको उसके रूप में कहीं ना कहीं आपको एविडेंस ज़रूरत है, यानी उसके सपोर्टिंग, यानी आपको तथ्य आपके पास होने चाहिए। बिना तथ्यात्मक बातों को आप वहाँ पर यहाँ पर नहीं कह सकते। यानी आपको क्या होगा, तथ्यात्मक चीज़ें लेकर चलनी पड़े। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, ठीक है, तो आपको नहीं क्या होगा कि आपको तथ्यात्मक बातें लेकर के चलनी चाहिए, और कहीं कहीं आपको तथ्यात्मक चीज़ों से किसी भी प्रकार की उसमें क्या नहीं करनी चाहिए, यानी तथ्य आपको रखने पड़े। देखो, महात्मा गांधी से कोई आप सहमत हैं, महात्मा गांधी से आप सहमत हैं या सहमत नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ना पता चले आप किसी सहमत हैं या नहीं सहमत। इस प्रकार से विद्यार्थी को कहीं ना कहीं वो आखिरी फैसला या निर्णायक बन करके वो किसी फैसलों को कह नहीं सकता। इसीलिए मैं कई बार बताता हूँ कि एक स्टूडेंट के तौर पर और एक कहीं ना कहीं विद्यार्थी के तौर पर आप एक निर्णायक की भूमिका में बन करके आप कोई फैसला नहीं ले सकते। इसीलिए किसी के भी बारे में अगर आप नेगेटिव बातें कहीं पर लिख रहे हैं तो आपके उस नेगेटिव बातों के कहने के पीछे आपके पास एविडेंस, बहुत ज़्यादा पुख्ता एविडेंस होने चाहिए। किसी की सुनी बातों को आप नहीं कह सकते हो कि आपने सुन रखा है कि कोई खराब था कोई अच्छा था, तो सुनी सुनाई बातों पर बोला जाए। देखो, जब आप किसी की सुनी हुई बातों को कहीं पर कोट करोगे ना तो आप फंस सकते। ठीक है, तो अभी पेज नंबर मैं बता दूंगा। पेज नंबर क्या है, 126 खोल लीजिए। ठीक है, ठीक। देखो, तो वहां पर जब आप देखोगे कि देखो, एक चीज मैं आपको और बता, सुनी सुनाई बातों को ना जब आप कहीं पर कोट करोगे और कहीं पर तथ्य के रूप में बताओगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने तो सुन रखा है, आपके उस चीज को पढ़ नहीं रहा, तो इसीलिए सुनी सुनाई बातों पर। दूसरा, कभी भी एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर आप किसी चीज़ को फैसला नहीं ले सकते, यानी एक निर्णायक की भूमिका में कभी नहीं। और जैसे मैं कई सारी चीज़ों को, महात्मा गांधी का हमने देखा है, तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति जो आग्रह होता, उसी को क्या बोला जाता है, सत्याग्रह बोला जाता है। ठीक है, अगर उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे सत्याग्रह, उन्हें एक उसमें और भी कई चीज़ें में जैसे मैं बताऊंगा। तो जैसे उन्होंने एक चीज़ और किया था महात्मा गांधी की, जैसे हमने सिद्धांतों के बारे, इस्लाम का प्रभाव महात्मा गांधी पर बहुत पड़ा। देखो, इस्लाम का प्रभाव महात्मा गांधी पर क्या पड़ा आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो, गांधी ने इससे क्या सीखा, दयालुता, प्रेम, शांति की शिक्षा किससे प्राप्त की, महात्मा गांधी ने इस्लाम से सीखा। इस्लाम का मतलब होता है शांति, सुरक्षा और मुक्ति। धर्म पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। देखो, आपको इस्लाम जो अब रूप में दिखाई देगा, अगर आप इस्लाम को देखोगे, अगर मैं कुरान की बातें करूं तो मूल कुरान में इस प्रकार की जैसा आपको इस्लाम प्रेजेंट रूप में दिखाई देता है, उस रूप से इस्लाम नहीं, बल्कि इस्लाम की जो ट्रांसलेशन किया गया, हदीज और जो शरीयत है, वो क्या है, इस्लाम को ट्रांसलेटिंग बुक है। हदीज और जो शरीयत है उसका अनुवाद किया गया है। हदीस होता है हाँ जी, सर, हदीस नहीं होता, हदीस होता है। हाँ वही जो होता है। ठीक है, तो हदीस जो होता है उस देखो, चाहे अगर शरीयत की बात करोगी तो शरीयत क्या है, शरीयत कुरान की ट्रांसलेटिंग बुक है, यानी उसको क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, यानी अनुवादित बुक है। अगर आप कुरान की मूल आयत में जाओगे और पैगंबर साहब के द्वारा जो लिखी गई बुक है, या अगर हम कुरान की बातें करेंगे, पैगंबर साहब का जो है, उसमें अगर मूल कुरान में देखोगे तो उसमें क्या है, उसमें कहीं कहीं जैसे दयालुता है, प्रेम है, यानी कहीं कहीं उसमें, यानी जिस रूप में अगर आप इस्लाम को आज प्रेजेंट टाइम में जिस रूप में इस्लाम को दिखाया जाता है या लोगों के सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है, जिस रूप में उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है होता है, उस रूप में अगर आप देखते हो तो वैसा नहीं है। तो महात्मा गांधी ने इस्लाम से भी वो कई सारी चीज़ें सीखी, जैसे दयालुता, प्रेम, शांति, और कहीं कहीं धर्म पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, इस्लाम की मूल शिक्षाओं में है। और इस्लाम को जिस रूप में आज दिखाया जाता है वैसा नहीं, क्योंकि इस्लाम देखो क्या होता है, आज भी देखो हर धर्म का दुरुपयोग किया जाता है। आज भी देखोगे, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम रहा हो, चाहे बौद्धिज्म रहा, आज उसका लोग क्या होता है आगे, जैसे कोई भी अगर रिलीजन जब चलता है तो बहुत अच्छी सारी शिक्षाओं को लेकर के चलता है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे ना उसमें क्या होती है कि बहुत सारे आडंबर आ जाते हैं, बहुत सारे उसमें ढोंग आ जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे ढोंग आडंबर भरे हुए, यानी सभी धर्म हैं, यानी कहीं कहीं जब किसी बुक का लोग ट्रांसलेट करते हैं, देखो
चाहे शरीयत रहे। शरीयत को भी लोगों ने जो ट्रांसलेट किया, जो अनुवादित बुक रही कुरान की, वो कहीं के अपने अकॉर्डिंग वो लोग करते हैं, क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग कहीं के उसका क्या किया गया, उसका ट्रांसलेट किया। तो कहीं के उस प्रकार से महात्मा गांधी पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। एक प्रभाव और पड़ा, जैसे देखोगे उसमें अजारक्तावादियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, अजारक्तावादियों का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और कहीं कहीं इसी तरह धर्म एवं राजनीति का एकीकरण के समर्थक थे। महात्मा गांधी क्या थे, धर्म और राजनीति का क्या थे, एकीकरण के समर्थक थे। ठीक है, यानी धर्म और राजनीति को वह एक प्रकार से मानते थे। ठीक है, तो कहीं के और भी उनके कई सारे, देखो जैसे हम सत्याग्रह का देखेंगे। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। जैसे सत्याग्रह करोगे, सत्याग्रह जब देखोगे तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए प्रति आग्रह जो होता है उसी को क्या बोला गया, उन्होंने सत्याग्रह बोला। और कहीं कहीं इसका भी प्रयोग किया, और कहीं कहीं उन्होंने कई बार प्रयोग किया, और कई प्रयोग में उनको ये भी आपकी चीज़ों कहीं कहीं देखने को मिलेगी। तो उसमें देखोगे जिस प्रकार उन्होंने एक चीज़ आती है दार्शनिक अजारक्तावादी। महात्मा गांधी क्या थे, पूछा जाता है। ठीक है, क्या थे, दार्शनिक अजारक्तावादी, यानी दर्शन पर उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव था। दूसरा क्या था, अहिंसक आंदोलन का पूरा कार्यक्रम इन्हीं की शिक्षाओं पर था। यानी अहिंसक आंदोलन, देखो महात्मा गांधी का जो अहिंसक आंदोलन था, और दो असहयोग आंदोलन था। देखो अहिंसक तो आप समझ हो, यानी किसी भी आंदोलन में हिंसा का प्रयोग नहीं करना। लेकिन महात्मा गांधी की ये भी शिक्षा थी, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन, देखो यहाँ पर जब भारत में अंग्रेज आए और उनका शासन सफल क्यों हुआ, क्योंकि सफलता के पीछे रीजन क्या था, हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया ना, कि अगर वो शिक्षा लेकर के आए थे, अंग्रेजी शिक्षा लेकर के आए थे, हम लोग ले रहे थे, प्रशासन में हम लोग उनकी हेल्प कर रहे थे, सेना के रूप में हम उनकी हेल्प कर रहे थे। तो कहीं कहीं महात्मा गांधी क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपके प्रति क्या करता है, आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यानी उसका सहयोग नहीं करना चाहिए। और उसी प्रकार से कहीं कि अगर आप महात्मा गांधी को देखोगे तो वहाँ पर भी असहयोग आंदोलन में यही नीति थी और यही सारी चीज़ें थी। कहीं कहीं हमें क्या करना है, सहयोग नहीं करना, और किसी प्रकार का कहीं कहीं क्या करना है, सपोर्ट नहीं करना है। यानी किसी भी प्रकार का क्या करना है कि आपको सपोर्ट नहीं करना है, यानी उसको समर्थन नहीं करना। देखो हड़ताल को अगर देखोगे तो यह भी आत्मा शुद्धि के लिए किया जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयत्न था, जिसका लक्ष्य स्वयं को कष्ट सहते हुए विरोधी के हृदय को परिवर्तित, यानी हड़ताल और धरने का जो क्योंकि महात्मा गांधी भूख हड़ताल भी करते थे ना, कई बार उन्होंने भूख हड़ताल की। तो भूख हड़ताल को क्या मानते थे, इसके द्वारा कहीं न कहीं जो आपका विरोधी है उसका हृदय परिवर्तन का कहीं न कहीं सहारा माना जाता था, कि उन्होंने जो भूख हड़ताल की और कई सारी चीज़ों को उन्होंने जिस प्रकार से लिया। तो अगर महात्मा गांधी की अगर देखोगे तो एक प्रकार देखो इस देश में जितने भी आंदोलन हैं, शुरू में सारे आंदोलनों का नेतृत्व कांग्रेस करती थी, और धीरे धीरे क्या होता है, वो शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। यानी कांग्रेस जो आंदोलनों का नेतृत्व करती है, धीरे धीरे उन आंदोलनों का नेतृत्व कौन करने लग जाता है, महात्मा गांधी करने लग जाते हैं। यानी एक प्रकार से जिन आंदोलनों का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था, अब उन्हीं आंदोलनों का नेतृत्व कौन करता था, महात्मा गांधी करते थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने बोला था कि मैं कांग्रेस अगर मेरा समर्थन नहीं करेगी तो मैं कहीं कहीं यहाँ पर भारत में धूल से भी आंदोलन खड़ा कर सकता। यानी क्या था, महात्मा गांधी कांग्रेस से भी बड़े हो गए थे। यानी क्या कह सकते हो आप, महात्मा गांधी कांग्रेस से भी कहीं कहीं बड़े हो गए थे। और ये सारी चीज़ें कहीं कहीं उनकी तमाम चीज़ों में जिस प्रकार के उन्होंने आंदोलन किए, चाहे देखो एक तो उन्होंने जो पहला आंदोलन किया था, जब उन्होंने चंपारण में आंदोलन किया था, चंपारण के अगर आंदोलन को पूरी तरीके से अगर आप देखो तो चंपारण वाला जो आंदोलन था, उस आंदोलन में भी कहीं कहीं एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। चंपारण में जो पूरा आंदोलन होता है उसमें भी एक चीज़ जिस प्रकार महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं और जिस प्रकार उनको रोका भी जाता, आने के लिए मना भी किया जाता, फिर भी वहाँ पर जाते हैं। और जिस प्रकार से आंदोलन देखो, महात्मा गांधी ने जो शुरू में आंदोलन किए वो आंदोलन सफल रहे। क्या रहे, वो आंदोलन तीनों के तीनों आंदोलन सफल रहे। चाहे चंपारण आंदोलन था, चाहे खेड़ा सत्याग्रह था, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल थी, ये तीनों के तीनों आंदोलन क्या थे, उनके सफल होते हैं। और इन सफल आंदोलनों को होने के बाद ही कहीं कहीं उनके जो अन्य आंदोलन होते हैं वो भी कहीं कहीं इनकी सफलता की राह ही मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर देखोगे तो महात्मा गांधी का क्या रहा, अपूर्ण योगदान रहा। यानी कहीं कहीं महात्मा गांधी का जो योगदान था वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था।
ठीक है। तो उनके अगर हम पूरे आंदोलनों को अगर आप जिक्र करोगे और पूरे आंदोलनों को और कहीं के हम पूरे मोमेंट को अगर देखोगे तो देखो 1857 की क्रांति कांग्रेस का गठन और कहीं न कहीं फिर 1915 के बाद और 1916-17 के बाद सारे आंदोलनों का जो नेतृत्व करता था वो कहीं न कहीं क्या बने, महात्मा गांधी बने। और कहीं न कहीं सारे आंदोलनों का एकजुट कहीं न कहीं वो नेतृत्व क्या करते हैं, सारे आंदोलन जो होते हैं वो कहीं न कहीं महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही सारे के सारे आंदोलन होने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी जो अन्य नीति, जैसे मैंने संघर्ष विराम संघर्ष की नीति है, तो महात्मा गांधी के क्या एक नीति है, उस नीति का भी हम लोग जिक्र करते हैं। उनकी नीति क्या है, संघर्ष विराम संघर्ष की। क्या नीति है, संघर्ष विराम संघर्ष की। संघर्ष का मतलब क्या होता है कि आप जैसे आंदोलन करते थे, ठीक है, जैसे आप आंदोलन करने के लिए जाओगे तो लोगों में जोश रहेगा, उत्साह रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, उत्साह घटता चलेगा। देखो आपने जो किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन में भी आपने एक चीज़ को देखा होगा कि लोगों में उत्साह रहता है, लोग उत्साह के साथ आते हैं और आंदोलन आंदोलन में एक प्रकार से ऊर्जा रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब अगर अहिंसक आंदोलन क्या होता है, धीरे धीरे क्या कमज़ोर पड़ने लग जाता। तो अभी भी महात्मा गांधी का आंदोलन कमज़ोर पड़ता था तो महात्मा गांधी कोई न कोई बहाना बना करके आंदोलन को वापस ले लेते थे, यानी आंदोलन को वापस ले लेते थे, फिर जा कर के काम करते थे और लोगों को फिर एकजुट करते थे और आ करके कहीं कहीं फिर आंदोलन करते। यानी एक प्रकार से महात्मा गांधी की क्या है, संघर्ष का मतलब आकर के वो कहीं कहीं शहरों में संघर्ष करते थे, फिर जब विराम लेते, विराम का मतलब होता है कि आंदोलन को वापस ले लेते थे, फिर जा कर के लोगों में गाँव में जाते थे और कहीं लोगों को एकजुट करते थे और फिर आकर के कहीं कहीं उन आंदोलनों का नेतृत्व करते थे। तो कहीं कहीं इसमें देखोगे संघर्ष विराम संघर्ष की जो उनकी रणनीति है, यानी संघर्ष करो फिर विराम लो, फिर आकर के कहीं कहीं वो संघर्ष करते थे। तो कहीं कहीं इस प्रकार से अहिंसा है, सत्य है, सत्य के लिए, यानी महात्मा गांधी का एक ये मानना था कि सत्य कभी भी हार नहीं सकता था, सत्य पराजित नहीं हो सकता था। इसीलिए कहीं कहीं उन्होंने सत्य और अहिंसा का एक विशेष तौर पर कॉम्बिनेशन बनाकर चले। और मैंने इस बात को बताया कि भारत की सोसाइटी में और भारत के समाज में सत्य कि हमारे लोग क्या सच्चाई को बड़ा मानने वाले थे, इसीलिए महात्मा गांधी की सभ्यता में भी वो चीज़ें कहीं कहीं थी। और अहिंसा, मैंने कई बार इसका जिक्र किया कि कहीं कहीं भारतीय जो समाज था या जो भारतीय लोग थे उनमें कहीं कहीं प्रवृत्ति ही अहिंसक प्रवृत्ति थी। हाँ, यानी हमारा जो समाज था या जो हमारे लोग थे उन कहीं कहीं उनमें क्या थी, अहिंसक प्रवृत्ति ही थी। यानी वो कहीं कहीं पहले से इनमें क्या थी, अहिंसक प्रवृत्ति कहीं कहीं पहले से ही कहीं कहीं विद्यमान थी। ठीक है, अहिंसक प्रवृत्ति था। मैंने इस बात को बोला था कि कोई भी हो हिंसा में, कोई लड़ाई झगड़े में जाना नहीं चाहता, इसीलिए कहीं के महात्मा गांधी की जो प्रवृत्ति है अहिंसक रही। और कहीं के उन्होंने एक धार्मिक व्यक्ति उनको माना जाता है, क्या माना जाता है उनको, एक प्रकार का क्या माना जाता है, धार्मिक व्यक्ति माना जाता है, यानी एक प्रकार से वह धर्म के था। दूसरा एक महात्मा गांधी, एक चीज़ को मैं और बता देता हूँ, महात्मा गांधी राज्य का सपोर्ट नहीं करते हैं। किसका समर्थन नहीं करते हैं, राज्य का समर्थन नहीं करते, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि अगर राज्य किसी चीज़ को संचालित करता है तो कहीं कहीं व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। यानी कहीं कहीं महात्मा गांधी राज्य को समर्थन नहीं करते हैं। राज्य का मतलब होता है कि वह राज्य यानी सरकार का समर्थन नहीं करते। यानी उनका मानना था व्यक्ति के क्या होना चाहिए, व्यक्ति जब स्वयं क्या होगा कि कहीं कहीं व्यक्तिवाद होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति में क्या होनी चाहिए, कहीं कहीं उसमें क्या होनी चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। महात्मा गांधी क्या मानते थे, एक आदर्शवाद को बहुत लेकर चलते थे। और आदर्शवाद यानी वो कहते थे कि जब हर व्यक्ति में आदर्शवाद होगा तो कहीं कहीं व्यक्ति क्या होगा, बिना राज्य के ही क्या कर लेगा, अपना विकास स्वयं कर लेगा। यानी कहीं कहीं महात्मा गांधी क्या कहते थे, राज्य के कहीं कहीं राज्य की समर्थन नहीं करते, वो कहते राज्य विहीन समाज का कहीं कहीं देखते थे। यानी जिस प्रकार से अगर देखोगे महात्मा गांधी भी राज्य विहीन समाज की संकल्पना करते थे, लेकिन राज्य विहीन समाज की संकल्पना करते हैं, लेकिन कहते हैं जब व्यक्ति आदर्शवादी होगा, क्या होगा, अगर मान लो कि अगर कोई चोर नहीं होगा तो कहीं पर भी ताले लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो लेकिन एक भी अगर गलत आदमी होगा तो अब आदर्शवाद आपका चले नहीं। लेकिन क्या हो, महात्मा गांधी का जो रामराज है, अगर आप देखोगे एक चीज़ भी आपने सुनेगी कि महात्मा गांधी रामराज के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते थे। ठीक है, तो अगर हम महात्मा गांधी की अगर हम राम राज के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो उनके राम राज में एक बेसिक तौर पर एक चीज़ आती थी कि कहीं कहीं उनका राम राज क्या था कि जब व्यक्ति जो होगा वो जब बहुत ज़्यादा क्या होगा, आदर्शवादी होगा,
क्या होगा, आदर्शवादी होगा। यानी आदर्शों को अगर वो बहुत ज़्यादा मानेगा तो क्या होगा, उसमें जब आदर्शवाद बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं न कहीं ना तो उसमें हिंसा होगी ना चीज़ होगी। यानी वो कहते थे कि व्यक्ति इतना ज़्यादा आदर्शवादी हो जाए कहीं न कहीं वह अपना विकास स्वयं कर लेगा। यानी क्या कहते थे, राज्य को, और दूसरा क्या कहते थे कि कहीं न कहीं राज्य को कम से कम शासन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, राज्य को कम से कम शासन करना चाहिए। कम, या एक चीज़ आपने देखा कि मिनिमम सरकार को कम से कम शासन करना चाहिए। कम से कम शासन का मतलब, इस कई सारी मैं चीज़ें आपको बता दूं, कम से कम शासन का मतलब होता है कि सरकार को अपने फैसले और नीतियां जनता पर कम से कम लादने चाहिए। यानी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और कहीं के व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा। और कहीं के पॉलिटिकल थ्योरी में भी आपने देखा होगा कि इस चीज़ का भी बड़ी मान्यता है कि कहीं के व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा। इसी प्रकार से जैसे महात्मा गांधी राज्य विहीन समाज की संकल्पना करते हैं, वो कहते हैं व्यक्ति तो आदर्शवादी है। यानी व्यक्ति में आदर्शवाद इतना भर दो, यानी व्यक्ति को इतना ज़्यादा आदर्शवादी बना दो कि वो अपना विकास क्या कर ले, स्वयं कर ले। यानी व्यक्ति को क्या करना है, आपको इतना ज़्यादा आदर्शवादी बना देना है, यानी उसमें इतने ज़्यादा अच्छाइयाँ आ जाएं कहीं कहीं वो बुराइयों की तरफ जाए ही ना। जब समाज में किसी तरह की बुराई नहीं रहेगी तो व्यक्ति क्या होगा कि अपना विकास स्वयं कर लेगा। उनका कहना था जब कोई सरकार विकास करती है और कहीं के व्यक्ति का दिशा निर्देश करेगी तो कहीं के व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास स्वयं ही कर सकता है, वह विकास सरकारों के द्वारा। यानी डेवलपमेंट, यानी किसी की भी आंतरिक जो डेवलपमेंट है वो कहीं के व्यक्ति के स्वयं द्वारा हो जाएगा, वो सरकार के द्वारा नहीं हो सकता। यानी कहीं के वो जो राज्य विहीन समाज, देखो एक मैं बता दूं कि जो आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स भी राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि राज्य विहीन समाज नहीं होगा तो क्या शोषण नहीं होगा। लेकिन महात्मा गांधी का क्या कहना था कि राज्य विहीन समाज तो नहीं, लेकिन व्यक्ति में क्या होना चाहिए, आदर्शवाद भरा होगा। अगर व्यक्ति में आदर्शवाद नहीं होगा तो राज्य विहीन समाज का कोई फायदा नहीं होगा। यानी जब तक व्यक्ति आदर्शवादी नहीं होगा तब तक राज्य विहीन समाज बन भी नहीं सकता। तो कहीं के उसमें ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी राज्य विहीन समाज की बातें करते थे तो कहीं के ऐसे करते। यानी जब व्यक्ति में आदर्शवाद होगा, कोई चोर लुटेरा डाकू और इस प्रकार का व्यक्ति नहीं होगा तो समाज में किसी प्रकार की हिंसा, इस प्रकार की अगर चीज़ें नहीं होगी तो क्या होगा, तो कहीं कहीं समाज बेहतर रूप से कहीं कहीं चलता रहेगा। इसलिए वो राज्यविहीन समाज की बातें करते हैं। ठीक है, अहिंसा का भी कहीं के उन्होंने, मैं अहिंसा के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे उन्होंने अहिंसा का, हर आंदोलन में अहिंसा का उन्होंने आधार बताया है। और मैंने अहिंसा को भी मैंने बताया कि भारतीय जो समाज था वो कहीं कहीं अपने आप में ही कहीं कहीं क्या था, अहिंसक था। भारतीय समाज क्या था, अपने आप में पूरा जो हमारा समाज था क्या था, अपने आप में ही क्या था, वो पूर्ण रूप से कहीं कहीं हमें अहिंसक दिखाई देता है। यानी भारतीय जो लोग हैं वो कहीं कहीं हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं और इसका बहुत फ़ायदा मिला। दूसरा क्या, महात्मा गांधी की अगर हम एक चीज़ का और मैं आपको बता दूं, स्वदेशी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है, अगर देखोगे तो स्वदेशी का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, या स्वदेशी का भी उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा समर्थन करते थे। और स्वदेशी इसलिए का सपोर्ट करते थे क्योंकि अंग्रेज जो यहाँ पर शासन कर रहे थे उनको वो क्या करना चाहते थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, उनको आर्थिक रूप से कहीं कहीं कमज़ोर करना चाहते थे। अगर अंग्रेज आर्थिक रूप से कहीं कहीं अगर कमज़ोर होंगे तो क्या होंगे, वह भारत को जल्दी छोड़ करके चले जाएंगे। क्या होंगे, वह भारत को जल्दी छोड़ करके चले जाएंगे, या इंडिया को क्या करेंगे, वह जल्दी से आज़ाद करके चले। इसीलिए महात्मा गांधी क्या, अगर देखोगे तो उसमें एक बेहतर चीज़ देखने को मिलेगी कि कहीं कहीं क्या होगे कि वो स्वदेशी का बहुत ज़्यादा करते थे। कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए, मैं सारी चीज़ें आपको बता देता। देखो और एक चीज़ है कि उन्होंने एक चीज़, एक मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या किया था। देखो कि मैं जैसे मैंने उनके पत्र और पत्रिकाएं तो मैंने बता दी, उनकी बुकें भी मैंने आपको बता दी कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिख रखी थी। किताबों को ज़रूर आपको पता नहीं कि उन्होंने जैसे भारतीय गीता उपनिषदों का उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करा, यानी उन्होंने और भी कई सारी चीज़ें की। दूसरा उनको अगर देखोगे, उनका अगर एक है कि उन्होंने जो चीज़ बोला था, चीनी विचारकों का भी उन पर बहुत ज़्यादा, जो चीनी विचारक थे या चीन के जो लोग थे या जो चीनी विचारक थे उनका भी बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी के पर प्रभाव पड़ा है। यानी चीनी विचारकों का कह सकते हो, उन पर भी महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा प्रयोग पड़ा है।
लोत्सो हैं, चीनी विचारक हैं। अपनी बात पर दृढ़ रहने की शिक्षा, यानी अपनी बात पर हमें दृढ़ रहना चाहिए और अपनी बात मनवाने के लिए हमें दृढ़ रहना चाहिए। ये कहीं न कहीं चीनी विचारकों का बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ा। और एक है गुजराती कवि श्याम नारायण भट्ट, उनकी कविताओं का भी बहुत ज़्यादा पढ़ा। एक जो उनका गान सॉन्ग है आपने सुना होगा, सबको सम्मति दो भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये नरसिंह मेहता है, गुजराती कवि हैं, उनकी रचना है जो महात्मा गांधी बार बार आपको सुना होगा गाते हुए दिखते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो एक गुजराती कवि है नरसिंह मेहता, उनके द्वारा लिखी गई कविता है। वो कविता भी कहीं कहीं महात्मा गांधी उनके जीवन में इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि आपने देखा। तो ये उनका नाम पता है, नरसिंह मेहता की कविता है, गुजराती कवि है, ये आपको पता नहीं चाहिए, एग्जाम में आने वाला चीज़ है, ठीक है। इस इग्नू के एग्जाम में नहीं, अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नरसिंह मेहता की जो कविता है वो लिखी गई, ठीक है। और जैसे हरिजन बंधु, मैंने क्या बताया कि समाचार पत्र जो गांधी रिलीज करते थे, समाचार पत्र देखोगे, नवजीवन समाचार पत्र है, हरिजन है, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, ये उनके क्या थे, समाचार पत्र थे, ठीक है। तो इनके क्या है, ये समाचार पत्र हैं। और जैसे उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, गीता का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, उपनिषदों का प्रभाव पड़ा, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों का बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव पड़ा। ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रभाव है महात्मा गांधी पर, ठीक है, ईसा मसीह का प्रभाव है। और कहीं कहीं इस्लाम का भी महात्मा गांधी पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। दूसरा, सामाजिक समरसता लाना चाहते थे महात्मा गांधी। सामाजिक समरसता का मतलब होता है इस समाज में भाईचारा बहुत लाना चाहते थे, ठीक है। तो समाज में जो होगा, देखो एक तो आदर्शवादी बहुत ज़्यादा, जब वो कहते हैं कि राज्य विहीन होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए, अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा, तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। और कहीं कहीं महात्मा गांधी में आपको एक टाइप का क्या दिखेगा, आदर्शवाद, भौतिक वस्तुओं के पीछे व्याकुल नहीं होना चाहिए। यानी महात्मा गांधी क्या कहते थे, हमें भौतिक वस्तुओं के पीछे क्या नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की उसमें हमें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भौतिक वस्तुओं के पीछे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को कहीं कहीं लेकर के वो क्या थे, एक प्रकार के सभी चीज़ों को, इस्लाम का प्रभाव जैसे मैंने बताया, सिद्धांत मैंने बता दिया कि कहीं कहीं वो शारीरिक श्रम को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। और कहीं कहीं और वकील का जो कार्य है, न्यायिक का कार्य को कहीं कहीं एक बराबर मानते थे। यानी कहीं कहीं जो काम है, यानी सामाजिक जो श्रम है, महात्मा गांधी उसको बहुत मान्यता देते थे। सामाजिक श्रम की बहुत ज़्यादा उनके में जीवन में बहुत ज़्यादा क्या रही, मान्यता है। लियो टॉल्स्टॉय, एक लियो टॉल्स्टॉय है, महात्मा गांधी पर सर्वाधिक अगर किसी का प्रभाव है तो लियो टॉल्स्टॉय है, ये नाम याद रखना, लियो टॉल्स्टॉय ये नाम है। और कहीं कहीं क्या है, इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा महात्मा गांधी के ऊपर, एक विदेशी है लियो टॉल्स्टॉय, यानी ईसाई अजारकतावादी हैं, इन्होंने कई सारी किताबें लिख रखी, इन पर सब महात्मा गांधी इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा ही कहीं के क्या थे, इनसे बहुत ज़्यादा हमें क्या देखते हैं कि महात्मा गांधी प्रभावित देखते हैं, ठीक है। दूसरा, इनकी नीतियाँ और कार्यक्रम देखें, महात्मा गांधी की अगर हम नीतियाँ और कार्यक्रम देखें, गांधी जी का दर्शन का मूल आधार सत्य और अहिंसा है। महात्मा गांधी के दर्शन का मूल आधार क्या है, महात्मा गांधी के का जो दर्शन है उसका मूल आधार क्या था, सत्य और अहिंसा है। क्या है उनका, अगर हम दर्शन का मूल आधार देखेंगे तो क्या था, सत्य और अहिंसा है। गांधी जी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। क्या थे, महात्मा गांधी मूलतः क्या थे, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और उन्होंने पोलक से कहा था, पोलक क्या थे, पोलक विदेशी था, उन्होंने बोला था मैं राजनीति का चोला मैंने जरूर पहन रखा है, मैंने राजनीति का चोला जरूर पहन रखा है, लेकिन क्या है वो कहीं कहीं मूलतः क्या, खुद को धार्मिक पुरुष मानते थे। क्या, खुद को क्या मानते थे, धार्मिक पुरुष। वो एक प्रकार से खुद को क्या मानते थे, धार्मिक पुरुष माना। और देखो दूसरा, उनका राजनीति के तरफ झुकाव के नहीं बल्कि धर्म की ओर झुकाव रहा। महात्मा गांधी का राजनीति के तरफ झुकाव नहीं बल्कि उनका धर्म के तरफ झुकाव रहा। और धर्म और राजनीति को ध्यान सुनिएगा, धर्म और राजनीति में कहीं कहीं साथ लेकर जाते थे। और जो धर्म है वो क्या मानता, धर्म क्या कहता है कि कहीं कहीं
जन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। यानी देखो, जब महात्मा गांधी धर्म के द्वारा ये उपदेश देना चाहते हैं कि जन सेवा यानी जनता की सेवा यानी आम लोगों की जो सेवा है वह सबसे बड़ी सेवा है, यानी कहीं न कहीं वो राजनीति में भी इस चीज़ को लाना चाहते थे ताकि कहीं न कहीं लोगों की भलाई, इसीलिए महात्मा गांधी इन लोगों के क्या बोला गया, जन नेता बोला गया। यानी जन नेता यानी जो जनता के लिए जीते। आज जो आप समाज में देखते होगे कि हर इंसान क्या अपने लिए जीता, अपने लिए सोचता, लेकिन इन लोगों को जो जन नेता बोला गया यानी जनता के नेता, जो स्वयं को लिए जीते नहीं थे बल्कि इन्होंने अपना पूरा जीवन क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, दूसरों के लिए जो उन लोगों ने क्या किया, समर्पित कर दिया। क्या किया, दूसरे लोगों के लिए इन लोगों ने क्या किया, महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या अन्य जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन क्या किया, दूसरों को लोगों के लिए क्या कर दिया, उन्होंने समर्पित कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार की उसमें कई सारी चीज़ों आप देखोगे तो उसमें कई प्रकार की चीज़ें आपको देखने और कहेंगे भारतीय राजनीति में उन्होंने जो प्रवेश किया, भारतीय राजनीति गांधी जी का भारतीय राजनीति में जो प्रवेश हुआ वो कहेंगे 1917-18 के काल में हुआ था। ठीक है, और 3 स्थानीय समस्याओं से संबंधित जैसे चंपारण खेला और कहीं कहीं अहमदाबाद मजदूरों का संघर्ष, यहाँ पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं इन्हीं संघर्षों के माध्यम से वह संपूर्ण भारत के नेता के रूप में उभर कर के सामने आए। यानी कहीं न कहीं महात्मा गांधी का जो भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है, महात्मा गांधी का जो भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ वो कहीं न कहीं इन 3 आंदोलनों के द्वारा ही कहीं न कहीं क्या वो प्रवेश होता है और इन 3 आंदोलनों के द्वारा ही महात्मा गांधी आते हैं और कहीं न कहीं पूरी भारतीय अगर देखोगे या राजनीति पर वो कहीं के एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, छा जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय राजनीति पर क्या होते हैं कि वो पूरी प्रकार से कहीं कहीं छा जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह, अगर हम चंपारण सत्याग्रह का, तो चंपारण सत्याग्रह को मैं डीपली में एक दिन बताऊंगा, उसमें ज़रूर हम चंपारण को देखेंगे। उसमें जब राजकुमार जो है, जो बिहार के एक नेता थे और किसानों की समस्या के लिए महात्मा गांधी के पास जाते हैं, कहते हैं बापू, यानी उनको बोलते हैं कि बापू हमारे साथ चलो, और कहीं के उनको चंपारण आने के लिए कहीं के उनको इनवाइट करते हैं कि चंपारण आओ, और कहीं के वहाँ पर किसानों की जो समस्या, जो वहाँ पर 3 कटिया पद्धति यानी क्या थी, एक 3 कटिया जो पद्धति होती है कि 1/, अगर किसी के पास खेत है तो 1/3 खेत पर क्या करेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी। तो नील की खेती करने के विरोध में जो वहाँ पर देखोगे चंपारण में आंदोलन होता है, 3 कटिया जो पद्धति है कहलाती थी, तो इस पर जो विरोध करते हैं और कहीं कहीं उसका विरोध होता है। और बाद में 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण किसानों की समस्याओं का जिक्र किया था। तो कहीं कहीं वह राजकुमार शुक्ला जो थे वो महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए बुलाते हैं और कहीं कहीं वहाँ पर जाते हैं और किसानों के लिए जो वहाँ पर आंदोलन होता है और कहीं कहीं आंदोलन सफल रहा। क्या होता है, महात्मा गांधी का जो भारत में, इस देश में पहला जो आंदोलन करते हैं, जिन्हें हम चंपारण के नाम से जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, वो कहीं कहीं आंदोलन सफल रहा। और ये आंदोलन सफल होता, उसी के बाद क्या होता, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में क्या हो गया था, ओलावृष्टि जानते हो क्या होता, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, खड़ी फसलें जब कब गिरती हैं, खड़ी फसलें जो होती हैं जब वो गिर जाती हैं, खड़ी फसलें पता कब गिरती हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश। ओलावृष्टि का मतलब क्या होता है भैया, ओलावृष्टि का मतलब होता है कि जब पानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो अधिक जब पानी वर्षा होगी तो क्या होगी, खड़ी फसलें क्या होंगी, वह खराब हो जाएंगी। ठीक है, खड़ी फसलें क्या हो जाती हैं, जब खराब होती हैं, वहाँ पर जो अगर देखो कि वहाँ पर जब किसानों की खड़ी फसलें खराब हो गई थी खेड़ा में, तो क्या उनके द्वारा भी क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा था कि खड़ी फसलें जब किसानों की खराब हुई, खड़ी फसलें खराब होने के बाद भी क्या हो रहा था, किसानों से क्या लिया जाता, लगान लिया जा रहा था। और इसी लगान का क्या हो रहा था कि वहाँ पर फसलें जो उनकी क्या हो गई थी, खराब, फसलें खराब होने के बाद भी किसानों से कहीं कहीं कर लिया जाता या लगान लिया जाता। इन करों लगान के खिलाफ ही क्या एक प्रकार से आंदोलन, और कहीं कहीं इस आंदोलन अब देखोगे तो जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं और वहाँ पर सरदार पटेल को भेजा जाता है। ठीक है, तो सरदार पटेल इस आंदोलन को हैंडल करते हैं और कहीं कहीं उसी के बाद कहीं सरदार पटेल भी महात्मा गांधी से जुड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने असहयोग आंदोलन भी मैंने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन में जब 10 मार्च को महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है,
महात्मा गांधी को जब 10 मार्च को 1922 में अरेस्ट कर लिया जाता है, तब उनके खिलाफ जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको मैंने शायद वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा उस वीडियो को, तो उस वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वहाँ पर प्रतिक्रियाएं होती हैं। और सरदार पटेल हैं और सी राजगोपालाचारी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, ये कहीं न कहीं गांधीवादी माने जाते थे। वो गांधी के सपोर्ट में जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो कहीं न कहीं ये होता है। देखो, अगर ये पूछा जाता है कि चंपारण किसके बुलाने से महात्मा गांधी जाते हैं, तो कांग्रेस के एक नेता थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के बुलाने से महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? चंपारण जाते हैं। और वहाँ पर आंदोलन, यहाँ पर उनका समर्थन कौन करता है, उन्हें कौन कौन मिलता है? राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, आचार्य कृपलानी आदि इनको क्या मिलते हैं, और कहीं न कहीं इनके द्वारा आंदोलन होता है। खेड़ा सत्याग्रह में किसका रोल रहा है? सरदार पटेल का। सरदार पटेल का खेड़ा में, और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, इसमें राजेंद्र प्रसाद उनके साथ साथ कहीं कहीं बने हुए थे। ठीक है, तो और दूसरा एक देखो, खेड़ा वाला मन होता है कि वहाँ पर ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो जब अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल पर हो गए, तो वहाँ पर एक बीमारी फैलती थी जिसका नाम प्लेग के नाम से जाना जाता था। प्लेग बोनस के रूप में कहीं न कहीं वहाँ पर जो मिल में जो काम करने वाले मजदूर थे, उनको प्लेग बोनस देने की बातें कही गई थी, और बाद में उनको प्लेग बोनस नहीं दिया गया था। इसके लिए कहीं न कहीं वहाँ पर आंदोलन, ये अहमदाबाद जो मिल मजदूर हड़ताल है, उसमें प्लेग बोनस को लेकर के कहीं न कहीं ये हुआ था। तो गांधी जी का अपना तीसरा अभियान अहमदाबाद में छिड़ा, जब उन्होंने मालिकों और श्रमिकों के मध्य संघर्ष में हस्तक्षेप किया। अहमदाबाद गुजरात के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ था, और परंतु मिल मालिकों को अक्सर श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ता था, इसलिए उन्हें आकर्षित करने के लिए मजदूरी की ऊंची दर देते थे। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली, अधिकांश श्रमिक शहर छोड़कर के गांव जाने लग गए थे। तो श्रमिकों को शहर छोड़े जाने से रोकने के लिए मालिकों ने उन्हें प्लेग बोनस देने का निर्णय लिया, जो कभी कभी साधारण मजदूरी का लगभग 75% होता था। जब यह महामारी समाप्त हो गई, तो मालिकों ने इस भत्ते को समाप्त कर का निर्णय, श्रमिकों ने इसका विरोध किया। श्रमिकों की धारणा थी कि कहीं कहीं युद्ध के दौरान जो महंगाई हुई है, उसका भत्ता, उसकी भी पूर्ति की जाए। मिल मालिक 20% की वृद्धि को तैयार थे, परंतु मूल्य वृद्धि को देखते हुए श्रमिकों ने 50% की कहीं कहीं मांग कर रहे थे। तो इसको बाद में उन्होंने माना था। इस जो प्लेग भत्ता है, या प्लेग जो महामारी फैली थी, इसका जो श्रमिक जो इसका भत्ता मांग रहे थे, प्लेग बोनस को लेकर के कहीं कहीं वहाँ पर जो देखो, अगर आप चंपारण सत्याग्रह देखोगे, तो वहाँ पर नील बोने के लिए जो तिनकटिया जो पद्धति है, और खेड़ा सत्याग्रह में ओलावृष्टि हो जाती है, अधिक वर्षा हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं, और फिर भी कहीं कहीं लगान लिया जाता है। इसको लेकर के कहीं कहीं वो पूरा आंदोलन हुआ। इसको लेकर क्या होता है, वो पूरा आंदोलन खड़ा होता है, और पूरा आंदोलन कहीं कहीं हमारे सामने वहाँ पर दिखाई भी देता है। तो इस प्रकार का रहा। और अहमदाबाद वाला मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से वहाँ पर देखोगे कि कहीं न कहीं क्या होता है कि मालिक जो थे, मिल मजदूर के जो मालिक थे, वो कहीं न कहीं मजदूरों को प्लेग बोनस देने के लिए कहीं न कहीं तैयार नहीं थे। इसके लिए कहीं न कहीं वहाँ पर एक प्रकार का देखोगे कि आंदोलन खड़ा होता है, और ये पूरा एक प्रकार से क्या कह सकते हो, ये पूरा एक जन आंदोलन खड़ा होता है, और कहीं न कहीं इसमें कहीं कहीं पूरा सपोर्टिंग रहता है, और कहीं कहीं ये आंदोलन रहा। तो इस प्रकार से कहीं कहीं अगर आप देखोगे, तो कहीं कहीं महात्मा गांधी ने जिस प्रकार के आंदोलन किए, और आंदोलन को जिस प्रकार से उन्होंने खड़ा किया, तो ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर दृष्टि से देखोगे, तो आपको जरूर एक महात्मा गांधी के, चाहे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखोगे, चाहे आप असहयोग आंदोलन है, या भारत छोड़ो आंदोलन है, या इनके जो 3 स्थानीय आंदोलन, उन आंदोलन में देखो, तो महात्मा गांधी के हर आंदोलन के साथ क्या हो रहे थे, एक बड़े नेता और एक कहीं कहीं बड़े लीडर के रूप में कहीं कहीं इस देश में उभरते हैं, और एक बड़े नेता और एक बड़े लीडर के रूप में कहीं कहीं बनते चले जाते। और कहीं कहीं अन्य तमाम चीज़ें हैं, जैसे रोलर सत्याग्रह है, खिलाफत जो मुद्दा है, तो कहीं की खिलाफत मुद्दा भी मैंने आपको बताया। असहयोग आंदोलन के इसमें भी मैंने आपको बताया था कि चरणों में जिस प्रकार होता है, ये मैंने आपको बताया था ना। रोलर एक्ट वाला जो मैंने आपको बताया था, रोलर एक्ट वाला भी मैंने, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो इसमें देखोगे कि कहीं देखो देखो जो आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, एक चीज़ें दूसरे चीज़ें से कंबाइन है। ठीक है,
तो जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, जब भी अगर कभी और भी क्लासें चलेंगी, मोस्टली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि जितना भी असहयोग आंदोलन है या चंपारण सत्याग्रह है या खेड़ा है या कह सकते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन है या भारत छोड़ो आंदोलन है या इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के और भी टॉपिक हैं, तो इनको हम वीडियो बना करके ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे और कहीं कि इन जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम कहीं कहीं डीप में लेवल में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री को क्या करना थोड़ा डीप में। इसीलिए मैंने जितने भी वीडियो बनाए हुए, चाहे आपने असहयोग आंदोलन का वीडियो देखा, उसमें मैंने बहुत सारे तथ्य बता रखे हैं, बहुत सारे उसमें पॉइंट बता रखे हैं, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को, रोलर एक्ट वाला देखा होगा, रोलर एक्ट में भी मैंने कई सारी चीज़ें, और रोलर एक्ट को मैंने बहुत पीछे से और डीप में मैंने बता रखा और एक मैंने समझाने की कोशिश की कि रोलर एक्ट वाला जो वीडियो है या जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसको मैंने दोनों को मिक्स करके बताया, क्योंकि एक एक दोनों से दोनों चीज़ें जुड़ी थी। वहाँ पर जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इस देश में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है कि उसकी आप बात कह सकते हो कि कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ जो राष्ट्रीयता होती है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, राष्ट्रीयता। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हत्याकांड होता है, इसमें जो 1000 लोगों की मृत्यु होती है, उसके खिलाफ इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और कहीं पूरे देश एक प्रकार से कह सकते हो कि एक में आग की तरह कहीं कहीं खौल उठता है और कहीं कहीं एक पूरी तरीके से अंग्रेजों के कहीं कहीं खिलाफ भी जाता है। तो इस धीरे धीरे क्या देखोगे, महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे वो कहीं कहीं धीरे धीरे इस देश में क्या था, राष्ट्रीयता को, राष्ट्रवाद को और देश के प्रति प्रेम को, समर्पण को, भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम एकता को कहीं न कहीं इसमें बहुत ज़्यादा बल देते हैं और कहीं न कहीं इसके द्वारा महात्मा गांधी की इस देश में क्या होती है, एक जो छवि होती है वो भी कहीं न कहीं बेहतर बनती चली। और महात्मा गांधी क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी कहीं न कहीं बहुत बड़े बन जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में अगर देखोगे महात्मा गांधी इतने बड़े नाम क्यों बन के उभर गए, ठीक है। तो आप भारत के जो अगर देखोगे, अगर मैं बोलूँ तो कहीं न कहीं 20-30 साल, 30 या 30-35 साल ना, लगभग 30 वर्ष तो कह ही सकते हो, लगभग 30 सालों तक महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय में एक प्रकार से कह सकते हो कि उसमें एक प्रकार से बहुत बड़े नेता, कांग्रेस से भी बड़े कहीं के नेता बन करके कहीं कहीं इस पूरे आंदोलन में कहीं करके हमारे सामने क्या होगा, उभर करके हमारे सामने आते हैं। यानी इस पूरे आंदोलन में देखोगे तो महात्मा गांधी एक बड़े नेता और एक कहीं कहीं एक बड़े लीडर के रूप में कहीं कहीं उभर कर सामने आते। उसके बहुत सारे कारण थे, उसके बहुत सारे रीजन थे और कहीं कहीं मैं अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग वीडियो में मैंने कई बार बताने का कोशिश किया और कई बार मैंने बताया कि महात्मा गांधी जो कहीं कहीं यहाँ पर एक बड़े लीडर के रूप में और एक बड़े नेता के रूप में को जो कहीं कहीं उभर कर के सामने, जो रोलर एक्ट मैंने बताया था, रोलर एक्ट उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा डीपली में करके बताया था कि रोलर एक्ट जिस प्रकार का था उस प्रकार में देखोगे तो रोलर एक्ट वाला जो पूरा मैंने आपको बताया था उसमें भी खिलाफत जो मुद्दा है, खिलाफत मुद्दा इसमें जो इसको जो रोलर एक्ट है ना, इसको कहीं कहीं ना पंजाब मुद्दे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रोलर एक्ट जो मैंने उसमें भी बताया था कि पंजाब मुद्दा था। दूसरा कांग्रेस का जो अधिवेशन होता, मैंने एक चीज़ बताया था, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता ना, कांग्रेस के कभी कभी विशेष अधिवेशन बुलाया जाता। मान लो जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है, तो उस क्या होगा, विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। और कांग्रेस का जितने भी वार्षिक अधिवेशन होते थे वह दिसंबर के महीने में होते थे, 28 दिसंबर या दिसंबर में होते थे, ठीक है। तो कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन तो हर साल होता था, लेकिन बीच बीच में क्या होता था, उनका विशेष अधिवेशन, विशेष का मतलब कोई विशेष घटना घट गई, कोई विशेष परिस्थिति बन गई या कोई विशेष चीज़ हो गई, तो उस पर भी कहीं कहीं उनके क्या होते, अधिवेशन होते थे। वो विशेष अधिवेशन भी कहीं कहीं आपको मैंने आपको असहयोग आंदोलन वाले मैंने खिलाफत मुद्दा जो बना और इसमें जो चीज़ बनी, एक जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने जो 11 मांगे रखी थी, इसको भी हम देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी मैं आपको बताऊंगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब देखेंगे तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को याद करने में जो बहुत सारी उसमें तथ्य हैं और बहुत सारी बातें हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ोगे तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं। सिर्फ ये थोड़ी था कि वहाँ पर अगर देखोगे कि यही सिर्फ यही थोड़ी था कि वहाँ पर किसानों के लिए सिर्फ यही हो रहा, वहाँ पर हो रहा था कि कहीं कहीं नमक, कहीं कहीं नमक को क्यों कानून, नमक तोड़ने, नमक को ही क्यों बनाएगा, कि बाकी चीज़ों को भी कहीं वो बना सकते थे। अगर देखोगे कि जो यहाँ पर होता है वहाँ पर सिर्फ नमक को ही क्यों लिया, क्योंकि अन्य किसी चीज़ को भी अगर देखोगे,
अन्य किसी चीज़ को देखोगे तो अन्य कोई भी चीज़ तो किसी चीज़ से जुड़ी नहीं होती। तो लेकिन जो नमक था वो कहीं के हर इंसान से, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे उद्योगपति, चाहे मजदूर है, कोई भी वर्ग है, वो कहीं कहीं नमक से तो जुड़ा ही हुआ था। इसलिए वहाँ पर एक नमक एक बड़ा कानून बनता है, एक नमक बड़ा मुद्दा उनके लिए कहीं के उभर कर बनता। तो कहीं कहीं अगर महात्मा गांधी का देखें तो जैसे मैंने महात्मा गांधी के बारे में आज बहुत सारा मैंने बताया, वीडियो भी मैंने कई वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा कि कई सारी वीडियो बना करके, अन्य भी वीडियो आपको मैं दिला दूंगा या अन्य भी वीडियो आते रहेंगे, या इस चैप्टर में बहुत भी मैंने डीपली में बताया है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते रहिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बाकी अन्य वीडियो में भी मैं आपको ये सारी चीज़ें वैसे भी मैं आपको बता दूंगा, तो इन चीज़ों में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है।